इस वक्त की बड़ा खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट की दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार है। ये समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं है, ये कहना है हाईकोर्ट का। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन सही ढंग से बांटे, मतलब जहां जिसको जितनी जरूरत है उतनी दे। ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट कब्जे में ले ले अपने सरकार, यानी जितने रिफिलिंग प्लांट है कोर्ट का कहना है कि आप अपने कब्जे में लीजिए। दिल्ली सरकार का सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है, ये कोर्ट ने माना है। ऑक्सीजन कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई हो, और ये भी कहा है आप ऑक्सीजन सप्लायर्स को कि अगर मरीजों की जान जाएगी तो साथ में आपको भी लटका देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हुई है, साफ कहा है कि ये गिद्धों की तरह व्यवहार करने का वक्त नहीं है। आपका सिस्टम फेल हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो केंद्र इसमें हस्तक्षेप करे। ऑक्सीजन प्लांट जो है आप अपने कब्जे में लीजिए, अपने हिसाब से करिए। जहां जितनी जरूरत है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन की वो आप देखिए। ये सब कुछ कहना है हाईकोर्ट का। और एक तरफ हाईकोर्ट, दूसरी तरफ केंद्र सुप्रीम कोर्ट में ये बात चल रही है। फ्राइडे को केंद्र सरकार को भी एफिडेविट देना है, यानी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अपनी पैनी नजर पूरे महामारी पर और जो बद इंतजामी है उस पर बनाई हुई है, और सरकारों से तल्ख तेवर में आवाज उठाकर पूछ रही है कि आखिर बताइए आप कर क्या रहे हैं। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में बेड ना मिलने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया है। ओह शिट, अरे वो क्या उठा है? मारो इसको, सही बात है, सही है। क्या है? कौन? ओह शिट, अरे वो क्या उठा है? मारो इसको, सही बात है, सही है। क्या है? कौन चिल्लाया? दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो की ये तस्वीरें हैं। यहां एक बेटे ने अपनी मां को खोया, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। सही समय पर भर्ती नहीं कर पाया अस्पताल, उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। ये विजुअल्स वहीं के हैं। कोई शख्स था जिसने ये वीडियो बनाया है, और वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। अपोलो अस्पताल दिल्ली की तस्वीरें। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू हो रहे हैं। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना संकट को लेकर ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता प्रीति सोमपुरा। महाराष्ट्र के लिए राहत की खबर है कि पिछले 3 दिन से लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के केस घटते जा रहे हैं। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर 50% से ज्यादा कोरोना के केस कम हो गए हैं। इसमें नासिक, बीड, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, ये वो इलाके हैं जहां पर जो है मरीजों की संख्या कम हो रही है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी एक समय ऐसा था जब रोजाना 11,000 से ज्यादा कोविड केस आ रहे थे, लेकिन पिछले 3-4 दिन में ये संख्या काफी कम होकर 5,000 के आसपास पहुंच गई है। अगर कल की बात करें तो कल पूरे दिन में सिर्फ 3,500 केस ही रजिस्टर हुए थे। ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगले 15 दिन में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो कम हो जाएगी, लोगों को इससे निजात मिल जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि तीसरी लहर भी कोरोना की बहुत जल्द ही आने वाली है। इसीलिए लोगों को जो है 2 गज की दूरी बनानी रखनी होगी और साथ में ही मास्क पहनना होगा। कैमरामैन राजू के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लगा है, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या हाल है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हम पहुंचे हैं एक वैक्सीनेशन सेंटर पर। लोगों की भीड़ आपको दिखा दें यहाँ पर किस तरह से लगी हुई है, जहाँ पर
जहां पर बता दें आपको कि लगातार जितनी आपको भीड़ दिख पाएगी, कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। ये भीड़ इतनी ज़्यादा इकट्ठा क्यों है ये जानने की कोशिश करते हैं आपसे, लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ पर कितने टाइम से मौजूद हैं? मैडम सुबह 7:30 से 6 बजे 5 बजे आने वाले भी हैं। 5 बजे भी लोगों ने आगे लाइन लगाई है। अभी तक दरवाजा खोला नहीं है। 9:15 बज गए, टोकन भी नहीं दिया। इंक्वायरी काउंटर नहीं है, पूछते तो जवाब नहीं मिल रहा है पब्लिक को, और पुलिस भी नहीं है। पुलिस भी नहीं है। तो आपने यहाँ पर पब्लिक कौन सा सोशल लोगों को आपने अभी यहाँ पर सुना, 0 सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे से आए हुए लोग हैं। 18 साल की उम्र के लोगों के लिए 1 मई से जो है वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार है वो अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि क्या इतने वैक्सीन उनको मिल पाएंगे कि वो 18 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं उनको ये वैक्सीन दे पाए। क्योंकि अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में ऐसे लोग 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो 18 साल की उम्र से ऊपर के हैं और 45 के नीचे के हैं। अगर इनको वैक्सीन लगाना है तो महाराष्ट्र सरकार को 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए। अब इसके बारे में महाराष्ट्र सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को एक पत्र लिखकर जानकारी मांगी है कि वो कितने वैक्सीन दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर इन सबको फ्री में वैक्सीन देना होगा तो 6000 करोड़ का जो है वो महाराष्ट्र सरकार को चुकाना होगा। अब इस वक्त महाराष्ट्र सरकार की स्थिति ऐसी नहीं है कि ये सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन दे पाए, इसीलिए सरकार में ही 2 अलग अलग मत है। एक पक्ष का ये कहना है कि जो 18 साल की उम्र से ज्यादा बड़े हैं उनसे जो है वैक्सीन का पैसा लिया जाए, जबकि कुछ पार्टी का ये कहना है कि वैक्सीन फ्री में ही देना चाहिए। अब इस बारे में महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट फैसला करेगी कि क्या फ्री में वैक्सीन देना है या नहीं। कैमरामैन राजू के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी लगातार चल रही है। बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे पैनल पे हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। हम लगातार अपने नंबर फ्लैश कर रहे हैं। एक बार फिर से कहूंगा, एक बार नंबर फ्लैश करें 01161362114। आपका कोई भी सवाल हो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर श्रुति, आप लगातार हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो वायरस है क्या वो ये बिल्कुल एयरबॉर्न हो चुका है, क्योंकि फैमिली में अगर एक को हो रहा है और 4-5 लोगों की फैमिली है तो 5 इससे इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। देखिए, जो लैंसेट की स्टडी आई है उसका भी यही कहना है कि इस समय जो है संक्रमित जो लोग हो रहे हैं एक ही परिवार के अंदर वो ज्यादा है कंपेयर टू अगर हम पिछली वेव की बात करें। एक चीज और है कि इन्फेक्टिविटी भी इस वायरस की जो है वो पिछले वायरस से 2 से 3 गुना ज्यादा है, और इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आप घर के अंदर भी अगर हैं तो आप मास्क पहन के रखिए, बहुत जरूरी है तभी बाहर जाइए। और जितने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, जितने कोविड एप्रोप्रिएट नॉर्म्स है जिसमें हम डबल मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हैंड हाइजीन फॉलो करना, ये सारी चीजों को आप जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो करिए। प्लस वैक्सीन अगर आप देखें तो अब एज रिलैक्सेशन 1 मई से हो गया है। 18 साल से ऊपर सारे लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो उसका भी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके फायदा उठाइए, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो हमें लंबे समय तक एंटीबॉडी प्रोवाइड करेगी और प्रोटेक्शन करेगी। दूसरी चीज, जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और जिनके मन में ये भय है कि अगर मुझे फिर से हो गया, मैं उन लोगों को भी ये बताना चाहूंगी कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर हो रहे हैं, बहुत माइल्ड केसेस हैं, आप घर पे भी ठीक हो जा रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ज्यादा केसेस में नहीं पड़ रही। बहुत ही डॉक्टर श्रुति, एक दर्शक रितेश कुमार हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से। रितेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरा नाम रुपेश कुमार गुप्ता है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, विनोद नगर मंडावली से। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है रितेश जी। डॉक्टर श्रुति हमारे साथ हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर श्रुति जी बताएं। डॉक्टर साहब, मुझे ये कह रहा था कि जो अभी हाई कोर्ट ने बहुत सारा अभी सरकार लगाया हुआ ऑक्सीजन जो लोग लेक कर रहे हैं या त्राईमाम कर रहे हैं, तो क्या हम सडनली इसकी मॉनिटरिंग करके, क्या कोई मॉनिटरिंग कोई नहीं कर सकता? और डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम अगर इतनी आ रही है तो क्या घर में जो लोग हैं और जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, जो इतना ज्यादा, हम कैसे पहचान करें कि ऑक्सीजन की हमें ज्यादा, कब हमें जाना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, कब हमें पहुंचना चाहिए, घर के अंदर लोग रह के कैसे सेफ्टी कर सकते हैं इसके? जी
देखिए, मैं सबसे पहले बताऊंगी इस बीमारी के बारे में। ये जो बीमारी है, शुरू में आपको बुखार आएगा, थोड़ा सा बदन दर्द होगा, खांसी आएगी, आपको लगेगा कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है। ये सारे लक्षण इनिशियल के 4 से 5 दिन में होते हैं। 4-5 दिन में आपको ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बट 5वें और 6ठे दिन मैं रितेश जी ये बताना चाहूंगी, ऑक्सीजन एकदम से फॉल होता है। तभी आप देखिए लोग जो है एकदम से अपना SpO2 जो है वो नीचे फॉल करके और अस्पताल की तरफ भागते हैं। अगर हम डे 1 से इस पे मॉनिटरिंग करें और अगर हम यहाँ पे ये देखें कि 93 हमारा जो है वो कट मार्क होना चाहिए, उससे नीचे अगर आ रहा है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। बिना कुछ सोचे आप हॉस्पिटल में जाइए और अपने आप को एडमिट कराइए, क्योंकि अगर आपका SpO2 धीरे धीरे और फॉल होने लगा तो ऑब्वियसली आप हाइपोक्सिया कंडीशन में चले जाएंगे और चीजें जो है वो मॉडरेट से सीवियर की तरफ, जिसको हम कहते हैं बीमारी, वो बढ़ सकती है। तो अगर आप अपने ऑक्सीजन लेवल पे डे 1 से ध्यान रख रहे हैं, शुरू में आपका बेसलाइन 97, 98, 99 हो सकता है, वो बहुत धीरे फॉल होगा, बट 93 के नीचे स्टीप फॉल होने लगता है, मतलब बहुत तेजी से गिरावट आने लगती है। तो जहां आपका 93 आए, आप इमीडिएटली हॉस्पिटल की तरफ जाइए और अपने आप को भर्ती करिए। ठीक है, एक दर्शक मनीष जुड़ गए हैं हमसे जयपुर से। मनीष जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, चेतन शर्मा जी हमसे जुड़े। चेतन जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर श्रुति, मैं ये चीज समझना चाहता हूँ। आपने बताया कि सैचुरेशन लेवल ऑक्सीजन में अगर 93 के नीचे हो तो फिर आप हॉस्पिटल आपको जाना चाहिए। अमूमन हॉस्पिटल में बेड्स है नहीं, ऑक्सीजन वाले बेड्स भी नहीं है, ICU भी नहीं है, वेंटिलेटर्स भी नहीं है। तो अगर 93 से नीचे सैचुरेशन जाता है, आप घर में ही रह सकते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है इस वक्त अस्पताल जाने का, उस वक्त पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, आजकल लोगों ने अपने पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी रख लिए हैं सेफ साइड के लिए। लोग इस समय इसी पैनिक सिचुएशन की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी अपने घर में रख रहे हैं। तो आप देखिए, उतनी देर जब तक आपको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, आप उस ऑक्सीजन से एटलीस्ट पेशेंट को कुछ सिम्टोमैटिक ऑक्सीजन मिल सकती है जो एक लेवल उनका SpO2 का मेंटेन करें, तो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसे केस में जिसमें ऑक्सीजन फॉल होने लगती है, वो मॉडरेट केस की तरफ जाने लगता है। एक अलीगढ़ से चेतन शर्मा हमसे जुड़ गए हैं, एक सवाल ले लेते हैं। चेतन जी, अपना सवाल पूछिए आप। सर, मेरा ये क्वेश्चन है सर, अगर मैं जैसे हमारे घर में अगर AC चल रहा है तो अब ये न्यूज फ्लैश होती है कि सर जो हवा से ये वायरस फैलता है, तो क्या AC चलाने पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में ये वायरस आए, हमारे बच्चों को प्रॉब्लम करे? अच्छा सवाल है, मुझे लगता है क्योंकि चेंज ऑफ वेदर भी है डॉक्टर श्रुति, और ये कॉमन सवाल है कि क्या ACs और सेंट्रल ACs इस वक्त यूज करना चाहिए हमें? देखिए, इस समय अगर हो सके तो आप बहुत कम यूज करिए AC का। मैं आपको इसके पीछे का रीजन ये बताना चाहती हूँ कि क्या होता है, अगर सपोज घर में कोई एक आदमी भी जो है वो संक्रमित हो गया कोरोना से, और अगर वही AC की हवा बार बार सर्कुलेट होके आ रही है, तो वो बाकी परिजनों को भी पॉजिटिव कर सकती है। इसीलिए बार बार हम लोग इस चीज पे ध्यान देते हैं, या बार बार ये बताते रहते हैं आप लोगों को, सारे व्यूअर्स को, कि आप वेल वेंटिलेटेड घर रखिए। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप क्रॉस वेंटिलेशन रखिए, ताकि फ्रेश एयर आए और आप प्रॉपर ब्रीथ करें फ्रेश एयर। तो इस समय अगर हो सके तो AC का यूज जितना कम हो सके उतना करना चाहिए। ठीक है, एक दर्शक अंकित जुड़ गए हैं हमसे इंदौर से। अंकित जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर श्रुति से। जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने कोविड की जांच कराई थी जिसमें मैं पॉजिटिव आया था। आज मुझे 20 डेज हो गए हैं, तो प्रॉपर तरीके से ठीक हो गया हूँ, तो मुझे क्या दोबारा जांच कराने की जरूरत है कोविड की? कहती है वो ये कहती है कि आप अपने को बिल्कुल जांच कराएं, ताकि जब तक आप नेगेटिव नहीं हो जाते
तब तक आप और लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। बट हम लोग जो वायरस में देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि 14 दिन में जो है लोग जो है वो जो कैरियर होता है या जो स्प्रेडर होता है वो बंद हो जाता है। इसका मतलब कि आप 14वें दिन के बाद जो है बहुत कम चांसेस है कि आप किसी और को संक्रमित करेंगे। तो अगर टेस्ट हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि अभी रिसोर्सेज की भी कमी हो रही है, तो मुझे नहीं पता कि आपके इलाके में कितनी टेस्टिंग हो पाएगी, बट अगर हो सके तो जरूर कराएं। नहीं हो रही है तो एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते आप अपना आइसोलेशन में रहिए और उसके बाद ही कमरे से निकलिए। ठीक है, एक दर्शक अमित जुड़ गए हैं दिल्ली से। अमित, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा है मेरा लड़का है 14 साल का, जिसको कि संडे को लास्ट संडे मंडे को उसको पहले आंखें लाल हुई और फिर बुखार हो गया था, तो 99 बुखार हो गया था। तो मैंने जो है उसका कोविड टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आया था। तो अभी क्या है कि उसको 2 दिन तक बुखार रहा और स्मेल भी इसकी नहीं थी, पर 2 दिन के बाद फिर उसका बुखार भी ठीक हो गया है, स्मेल भी सब ठीक ठाक आ गई है। अभी 6 दिन हो गए हैं, वो एकदम ठीक है, उसको कोई सिम्टम नहीं है। तो क्या अब उसका दोबारा टेस्ट करवाते उसको आइसोलेशन से बाहर लेके आए या अभी उसको बनता है? नहीं, बिल्कुल आप अभी आइसोलेशन से नहीं ला सकते, क्योंकि चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, दोनों का इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो बिल्कुल सेम है। जो वायरस जितने दिन में फैलाव एक बड़ा किसी और इंसान को दे सकता है, वही बच्चा दे सकता है। तो हमें 14 से 21 दिन तक का जो समय है उसको आइसोलेशन में ही रखना होगा। क्लोज मॉनिटरिंग करिए, हो सकता है वो माइल्ड सिम्टम वाले हो, तो इतनी ज्यादा उनके में कोई सिम्टम्स या लक्षण नहीं आ रहे हैं, बट वो 14 से 21 दिन से पहले अपने कमरे से ना निकले। बिल्कुल साइकिल है। अमित जुड़ गए हैं दिल्ली से। अमित जी, अपना सवाल पूछिए आप। हेलो। हाँ अमित, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हेलो जी बताएं अमित जी। मैडम हेलो। जी अमित, आप सवाल पूछिए, डॉक्टर श्रुति आपको सुन सकती हैं। मैडम, मेरी बेटी को 12 साल की बेटी है मेरी, उसको अभी 3 दिन पहले जो है उसको खांसी और जुकाम हो रहा था। मतलब खाली जो उसको खाली जुकाम हो रहा था मैडम। हेलो। तो फिर मैंने उसको मैडम कोल्ड माइन की गोली दी थी, कोल्ड माइन की। कुछ आवाज में क्लियरिटी नहीं है अमित, अगर आप दोबारा एक बार प्रयास कर पाते, क्योंकि शायद आवाज कट रही है या नेटवर्क का कुछ इश्यूज है। डॉक्टर साहब, जनरल क्वेश्चंस यही है कि ऑक्सीजन डिप होती है और लगातार हो जाती है, जैसा आपने बताया 5 दिन 6 दिन तक ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद एकदम से ऑक्सीजन डिप करती है और उसके बाद आप कह सकते हैं मरीज के ऊपर एक मानसिक दबाव भी होता है। तो क्या ऐसा भी है कि अगर ऑक्सीजन आपकी डिप करे, आप कोविड पॉजिटिव है, तो आप रूटीन दवाइयों को फॉलो करें, वापस आपका सैचुरेशन लेवल उतना ही हो जाता है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, या फिर अगर 93 से नीचे डिप करे तो आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना है? देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि इस बीमारी का जो है वो आपकी लंग्स पे काफी असर पड़ रहा है, इसीलिए आपका ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, निमोनिया होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आप हाइपोक्सिया कंडीशन में या जिसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और आपका SpO2 फॉल करता है। तो इसलिए हम लोग सारे पेशेंट को ये बताते हैं कि कोई भी ऐसा पेशेंट, ठीक है, जिसको भी आपको लग रहा है कि SpO2 फॉल हो रहा है, वो बिल्कुल भी रिस्क ना ले। जब तक आप घर पे मेंटेन कर सकते हैं बिल्कुल करिए, बट जो आपका सुपरविजन या जो आपके ऊपर एक निगरानी हो सकती है अस्पताल में कि आपका ये किसी भी तरफ जो है ये वायरस आपका डायरेक्शन ले सकता है, और हम नहीं चाहते कि आप सिवियर डिजीज की तरफ जाएं, क्योंकि इस समय अगर आप सिवियर की तरफ जाते हैं तो देखिए ड्रग्स की भी बड़ी कमी है इस समय। अगर हम बात करें टॉसिलिजुमैब की या रेमडेसिविर की, तो हम चाहते हैं कि पेशेंट जितना कम से कम हो सके घर पे ही ठीक हो जाए अपने आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो करके। इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं इस चीज को, इस एहतियात बरतने के लिए कि ऑक्सीजन पे बहुत मॉनिटर करें, क्योंकि निमोनिया बहुत जल्दी बनता है इस बीमारी में, अगर मैं बता दूं, और लंग्स भी बहुत जल्दी इफेक्ट हो रहे हैं। तो हम लोग क्यों सिवियर डिजीज की तरफ जाए, अगर हम लोग इतनी इंफॉर्मेशन हमें आपके चैनल के थ्रू आप व्यूअर्स देख रहे हैं, और अगर हम लोग बार बार इन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, तो हम लोग इस हॉस्पिटलाइजेशन के प्रोसेस को जो है वो कम कर सकते हैं और घर पे भी ठीक हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, आजकल एक्सरेस और HRCT थोरैक्स भी बहुत आराम से नहीं हो पा रहा है, स्कैनिंग लंग्स की बहुत आराम से नहीं हो पा रही, बहुत वेटिंग है, टेस्ट भी लेट हो रहे हैं। ऐसे में कोई ऐसी चीजें जब पता चल पाए कि ऑक्सीजन लेवल, चलिए ऑक्सीमीटर बताता है, लेकिन लंग्स में इन्फेक्शन है, बिना स्कैन के कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि स्कैनिंग हो नहीं पा रही, बहुत वेटिंग लंबी है?
देखिए, हम लोग ना कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको इस समय हम लोग बता रहे हैं मरीजों को। अगर पहली चीज हम ये कहते हैं कि आप पहले तो अपना टेस्ट कराइए कोविड का, चाहे वो RT-PCR हो, चाहे वो रैपिड एंटीजन हो। अगर वो नहीं हो पा रहा तो आप CT स्कैन कराइए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि CT स्कैन में भी अभी बहुत टाइम लग रहा है। उसके अलावा कुछ ब्लड मार्कर्स हैं जिसपे हम कहते हैं CRP है, आपका D डाइमर है, IL-6 है, LDH है। ये सारे ब्लड मार्कर्स होते हैं जो भी डिटरमाइन करते हैं कि आपकी डिजीज की सीवियरिटी कितनी है। और ऑक्सीजन, देखिए आपका फॉल तो SpO2 से ही पता चल पाएगा और कोई तरीका ही नहीं है ऑक्सीजन का लेवल हमें पता करने का। बट हाँ, अगर हमारे कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें बार बार लोग कह रहे हैं सांस फूल रही है, सांस बहुत लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत लगता है कि जोर से और बहुत प्रेशर लेके हम इनहेल ठीक है। डॉक्टर श्रुति, हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, पृथ्वीराज जी राजस्थान से। पृथ्वीराज जी, आप अपना सवाल पूछिए। इंजेक्शन लगवाया था। हेलो जी पृथ्वीराज जी। 23 तारीख को इंजेक्शन लगवाया था जिससे मेरे को 10 दिन बुखार हुआ और आज मैं उसके बाद में मैंने कोरोना पॉजिटिव हो गया। आज मैं ठीक हुआ हूँ, तो मैंने दूसरी को डोज कब लेनी चाहिए मेरे को? ठीक है आपने कब लगवाई थी पहली डोज? 23 तारीख को मैंने पहली डोज लगाई थी सर, 23 मार्च को। 23 मार्च को लगवाई थी। देखिए, कौन सी लगवाई थी आपने? मेरे को 1 महीने हो गया, अब मतलब कोरोना हो गया था बीच में। आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी? डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि वैक्सीन लगवाई, उसके बाद पॉजिटिव हो गए एक ही डोज के बाद। यही उम्मीद है और लगभग सवाल, कॉमन सवाल यही है कि एक वैक्सीन के बाद अगर आदमी पॉजिटिव होता है फिर निगेटिव होता है तो फिर सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन कब ले? देखिए, सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन के ऊपर जो ICMR की नई गाइडलाइंस आई हैं, रजत वो ये कहती है कि अगर आपको सिम्टम है, आप 14 दिन से 21 दिन के बाद तक आपका सिम्टम खत्म हो जाता है, इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाती है, उसके बाद आप जाके 2 हफ्ते बाद कभी भी लगा सकते हैं। हम लोग क्यों मना करते हैं, मैं इसके पीछे आपको ये भी रीजन बताना चाहूंगी। क्योंकि आप अगर सपोज करिए आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक हो, बट आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं। मतलब अगर आप वहां पे जा रहे हैं, आप अपनी वैक्सीन लगवाने, आप और लोगों को सिम्टम्स दे सकते हैं, अपने वायरस को फैला सकते हैं। तो इसका मतलब हम सब एक पॉइंट पे कैरियर हो सकते हैं। हो सकता है वो सिम्प्टोमेटिक कैरियर हो या हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो, बट हम लोग वायरस स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए बार बार हम लोग इस चीज को एहतियात पर रखने को कहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक।